क्वेश्चन नंबर 72 एनसीईआरटी। ट्राई करना है साक्षी, ये मैं करवाऊं? कर रही हूँ ट्राई करो। 3 into 10 raised to power minus 3। तो देखो यहाँ से s की वैल्यू आ गई ना, 3 into 10 raised to the power minus 3। अब s के यूनिट्स क्या थे? मोल्स पर लीटर, है ना? तो मतलब s भी एक तरह का क्या है? मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन। s भी एक तरह की क्या है? कंसेंट्रेशन, या हम कह सकते हैं मोलैरिटी। तो कहने का मतलब ये है, अब हमारे पास मोलैरिटी आ गई कितनी? 3 into 10 raised to power minus 3। अब अगर मोलैरिटी आ चुकी है तो मोलैरिटी होती क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? कैल्शियम सल्फेट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वो लीटर्स में है एंड चलो देखो, साक्षी यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी है बेसिकली ये। मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हमें मास तो पता ही है, कितना मास है? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, कैल्शियम का होता है 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16, तो 64 हो जाएगा। एंड वॉल्यूम हमें निकालने के लिए बोल ही रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा लीटर्स के अंदर। तो ऑन सॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स विल बी 1 बाई, ये बनेगा तुम्हारा 6, एंड ये बनेगा 4 3 7 और 136। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1000 divided by 3 which is divided by 136, 2.45 लीटर। क्लियर या नहीं? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 71 एनसीईआरटी। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ, तुम्हारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक है FeSO4 का सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक, जो पहला सॉल्यूशन है वो है FeSO4 का, जिसकी मोलैरिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब दोनों की मोलैरिटी सेम है। अगर इसकी मोलैरिटी m है तो इसकी मोलैरिटी भी m है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब जो मोलैरिटी निकालनी है, इक्वल वॉल्यूम्स। तो इक्वल वॉल्यूम मतलब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम 1 लीटर ले लेते हैं। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद है, जहाँ पे इक्वल वॉल्यूम दी हुई थी, तो मैंने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 1 लीटर ले लिया। तो एक है फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड, दो सॉल्यूशन हैं, एक FeSO4 का सॉल्यूशन है और एक Na2S का सॉल्यूशन। अब जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमसे पीपीटी किसका पूछ रहा है? FeS का, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड मतलब FeS के पीपीटी की बात चल रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर हो गई होगी, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 लीटर, है ना? तो जिसके पीपीटी की बात कर रहा है उसको कंसीडर करना है। किसके पीपीटी की बात कर रहा है? FeS के पीपीटी की बात कर रहा है। तो FeS से हमें मिलेगा Fe+2 और S चार्ज -2। ठीक, तो अगर हम इसके आयनिक प्रोडक्ट को निकालें, जब भी पीपीटी की बात करेगा तो आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? फेरस आयन की कंसेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1, सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1।
अब अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये होता है मोल्स ऑफ फेरस आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन मतलब मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है अपने पास 2 लीटर्स, लेकिन मुझे चाहिए मोल्स ऑफ फेरस आयंस एंड मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन। अच्छा देखो, फेरस आयंस हमें मिलेंगे कहां से? सिर्फ यहां से FeSO4 से। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फेरस आयंस के कितने मोल्स हैं। अच्छा देखो, मोलैरिटी किसकी है? FeSO4 की, जिसकी मोलैरिटी उसी के मोल्स, और वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की होती है 1 लीटर। तो मतलब यहां से मोल्स ऑफ FeSO4 कितने आ गए? M, क्योंकि इसकी मोलैरिटी कितनी ली हुई थी हमने? M। ये आए मोल्स FeSO4 के। FeSO4 से कितना फेरस मिलेगा? एक ही फेरस मिलेगा। तो अगर इसके मोल्स थे M मोल्स, वेयर M इज द मोलैरिटी, तो इसके भी कितने मोल्स आ जाएंगे? M मोल्स। क्लियर या नहीं? Yes, sir. पक्का साक्षी? नहीं या नहीं समझ आया तो बता दो, कोई इश्यू नहीं है। नहीं सर, आ गया। ठीक। सिमिलरली सोडियम सल्फाइड की बात करते हैं। मोलैरिटी हमें दी हुई है सोडियम सल्फाइड की, तो जिसकी मोलैरिटी उसी के मोल्स एंड उसी की वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की 1 लीटर दे रखी है अपने को। मोलैरिटी भी हमें 1 M हमने एज्यूम की है। तो यहां से मोल्स आ जाएंगे सोडियम सल्फाइड के M मोल्स। लेकिन अगेन हमें सोडियम सल्फाइड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सल्फाइड आयंस चाहिए। तो इसमें से एक ही तो सल्फाइड आयन मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही सल्फाइड आयन है। तो अगर इसके M मोल्स हैं तो इसके भी M मोल्स ही मिलेंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई? मोल्स हमने निकाले M अपॉन 2 इंटू M/2, तो ये बन जाएगा M²/4। ये आयनिक प्रोडक्ट आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन कब होती थी? प्रेसिपिटेशन कब होती थी? जब IP ज्यादा। हाँ, जब IP ज्यादा हो एज कंपेयर टू KSP। तो अगर IP इसके बराबर आ गया तो प्रेसिपिटेशन एकदम रुक जाएगी, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अगर IP कम हो गया तब भी नहीं बनेगा। तो कम से कम हमें IP को बराबर रखना पड़ेगा। अगर हमें IP को बराबर करना है तो M²/4 दिस मस्ट बी इक्वल टू solubility प्रोडक्ट। solubility प्रोडक्ट कितना था? 6.3 इंटू 10⁻18। 6.3 इंटू 10⁻⁻18। मतलब अगर तुमसे पीपीटी पूछे तो तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट निकालना ही होगा। ठीक है, तो M² दिस विल बी 4 इंटू 6.3 इंटू 10⁻18। तो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा था, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? 2.5 into 10⁻⁹ तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर। क्लियर? कोई डाउट? नहीं पूछी थी। बताओ। हमसे वॉल्यूम नहीं पूछी थी। हमसे वॉल्यूम पूछी थी? मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछी थी साक्षी। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। What is the maximum concentration when mixed in equal volumes so that there is no PPT? Clear या नहीं? आंसर IP और KSP में डिफरेंस क्या है? बस एक ही डिफरेंस है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं,
एंड आयनिक प्रोडक्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर या नहीं? सर हमें कैसे पता लगता है कि वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड? देखो, अगर तुमसे कुछ भी प्रेसिपिटेशन की बात नहीं की है, तब वो एज्यूम करके चलो कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। बेसिकली अगर तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछा है, तब एज्यूम करके चलो कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर तुमसे प्रेसिपिटेशन पूछी है या डिसोल्यूशन पूछी है, तब एज्यूम करके चलो कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं, फिर हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर तुमसे ये पूछा है कि पीपीटी बनेगा या नहीं, या डिसोल्यूशन होगी या नहीं, फिर तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हो। क्लियर? यस सर। नोट करो ऐसे। इसका मतलब अभी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं देखी ना साक्षी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। देखो, अगर हम कभी भी कोई एक एसिड लेते हैं, एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखेंगे के ए, एंड बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलेंगे के बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। लेकिन अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए लिख रहे हैं? अगर एसिड के लिए लिख रहे हैं तो के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा ए। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस के लिए लिख रहे हैं तो उसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा बी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन सर ये पहले के टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं फॉर एसिड और अ बेस। अगर फॉर एसिड है तो इट विल बी के ए, एंड अगर वो बेस के लिए है तो वो हो जाएगा के बी। पिछले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम्हें इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज हो। आगे करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एसिड है, एज्यूमिंग अ वीक मोनोबेसिक एसिड। एज्यूमिंग अ वीक मोनोबेसिक एसिड HX। मैंने कोई एसिड एज्यूम कर लिया जो वीक है, ठीक है, और मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब ओनली हैज 1H प्लस। क्या हुआ? मोनोबेसिक एसिड, मैंने एक वीक मोनोबेसिक एसिड लिया है HX। वीक है, मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब उसके पास एक ही H प्लस है। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ सर ये करा नहीं था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? नहीं बच्चे, ये नहीं किया। तुमने किया होगा, मैंने तो नहीं कराया। या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक को पहले पढ़ना जरूरी है। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये है क्या, पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं, एज्यूमिंग इनिशियली we have 100 moles of acid.
एज्यूमिंग कि हमारे पास इनिशियली कोई 100 मोल ऑफ एसिड थे एंड 80 moles of it dissociated. 80 moles of it dissociated. हमारे पास 100 मोल एसिड था, उस 100 मोल एसिड में से assuming 80 मोल डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. नंबर ऑफ मोल्स टेकन. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपल. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. कितने मोल डिसोसिएट हो गए? 80. लिया कितना था? 100. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई? 0.8. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ आया सबको कि कितने मोल डिसोसिएट हो गए हैं आउट ऑफ टोटल मोल्स टेकन. क्लियर या नहीं? आमना, आन्या, आशा, आदित्य, कोई डाउट? सर ये 80 कैसे आया? 80 मोल्स ये तो मैंने अज्यूम किया था. ठीक, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हमें डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि हम फ्रैक्शन दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड. एसिड की जगह कुछ भी हो सकता है. इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसोसिएटेड. It is the fraction of moles of compound dissociated out of total available moles. Out of total available moles. ठीक, कितने moles dissociate हो गए out of total available moles? It is the fraction of moles of compound dissociated out of total available moles. और जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सारे के सारे मोल डिसोसिएट हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होंगे. तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्स टू मैक्स 1. 1 से बड़ी नहीं हो सकती. मतलब तुम ये सोच भी नहीं सकते. ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है कि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है या नहीं. मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ था. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. उसमें एक ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई थी, तो वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं था. अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है 0 के अगर डिसोसिएट ही ना हो रहा हो. ठीक है, या 1 के बराबर हो सकती है जब सारा का सारा डिसोसिएट हो जाए. और अगर हम अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा परसेंटेज आयनाइजेशन. परसेंटेज आयनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको परसेंटेज डिसोसिएशन. परसेंटेज डिसोसिएशन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कभी क्वेश्चन में ये लिख दूं कि 45% डिसोसिएशन, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हो 45% डिसोसिएशन, तो उसका मतलब ये होता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45/100, तो 0.45. क्यों? क्योंकि अल्फा को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब परसेंटेज आयनाइजेशन या डिसोसिएशन मिलता है. तो अल्फा को निकालना है तो परसेंटेज को डिवाइड करना होगा किससे? 100 से. तो 0.45. ये चीजें क्लियर है सबको? पहले ये बताओ कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को भी? सर चलो देखो, एज्यूमिंग अ वीक मोनोबेसिक एसिड HX. ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो एसिड है वो बहुत वीक है एंड मोनोबेसिक है. मोनोबेसिक मतलब उसके अंदर एक ही H+ है. अच्छा, जब भी हम वीक एसिड एज्यूम करते हैं ना, वीक एसिड के लिए जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है. ठीक है, अल्फा इज वेरी लेस देन 1.
वहीं पे अगर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है, उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अगर वीक एसिड या वीक बेस होगा तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है। ये भी नोट में लिख लें, ठीक है, कि अगर अपने पास वीक एसिड या वीक बेस है तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखो, हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे पास कोई एक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड HX। अच्छा, अगर हम HX को पानी में डालेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होकर हमें क्या दे, H+ आयंस। अगर मैं इसमें से H+ बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, X-। ये चीज क्लियर। जैसे HCl है, HCl हमें, ये तो चलो HCl तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम HCl की बात करें, HCl पानी में डिसॉल्व होकर हमें क्या देता है, H+ और Cl-। तो सिमिलरली अगर हमारा कोई एक एसिड है HX, उसमें पानी में डिसॉल्व होकर हमें क्या दिया होगा, H+ और X- प्रोवाइड किया होगा। ठीक, assuming initial concentration of HX to be C moles per liter। मैंने एज्यूम किया कि टाइम जीरो पे, टाइम जीरो मतलब इनिशियली, जब भी हम टाइम जीरो की बात करते हैं तो मतलब इनिशियली, T0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल कंडीशन को। T0 मतलब इनिशियली हमने इसके कितने मोल लिए, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी ली, C। और वाटर तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमें देखना नहीं, हम सॉल्वेंट और सॉलिड को कंसीडर नहीं करते। इनिशियली तो हम सिर्फ रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट तो हम लेते ही नहीं है वेसल के अंदर। इस स्टेप को क्लियर है सबको, ये स्टेप। मैंने एज्यूम किया है कि अपने पास कोई एक वीक एसिड है HX। अगर वो पानी में जाएगा तो HX क्या बना देगा, H+ और X-। ये रिएक्शन क्लियर है सबको, रिएक्शन में कोई दिक्कत? सर यहाँ पे हमारा X का हेलोजन है या कोई भी हो सकता है? कोई भी काउंटर आयन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हेलोजन हो। अगर हेलोजन होगा फिर तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, वो तो हो ही नहीं सकता। Assuming any weak monobasic acid HX, ठीक, एंड अगर हमारे पास कोई भी एसिड है HX तो वो पानी में डिसॉल्व होकर हमें क्या दे रहा है, H+ और X-। अब मैंने एज्यूम किया कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, C। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, हमने जो कंसंट्रेशन यूज की है एसिड की वो कितनी है, C। वाटर तो एक सॉल्वेंट है, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं हमेशा, वाटर को देखना ही नहीं है, वाटर को यहाँ से हटा दो, ठीक है। एंड हम इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट डालते हैं, प्रोडक्ट तो डालते ही नहीं है, तो ये तो 0 0 थे। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? ज्योतिका क्लियर? ठीक, उसके बाद हमें अमाउंट डीकंपोज निकालनी होती है। ये चीज हमेशा याद रखना कि अमाउंट डीकंपोज किसके बराबर होती है, अमाउंट decomposed, this is always equal to initial amount multiplied by alpha। initial amount multiplied by alpha, ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। अमाउंट डीकंपोज किसके बराबर होती है, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो हमने ये पढ़ा था कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट डीकंपोज होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट डीकंपोज होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। तो कितना अमाउंट का चेंज आया, अमाउंट डीकंपोज, इनिशियल अमाउंट कितनी थी, C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। डीकंपोज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। दोबारा समझें, अमाउंट कितनी कम होगी, हमें पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। यही किया था हमने स्टार्टिंग में कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती रहती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती रहती है। इनिशियल अमाउंट कितना था इसका, C। तो कितना अमाउंट डीकंपोज हुआ होगा, इनिशियल अमाउंट C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन।
कम हो रहा है तो हमने इसके बाहर क्या लगा दिया है, माइनस। रिएक्टेंट कम होते रहते हैं तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखें, 1:1, तो जितना ये कम हो रहा होगा उतना ही ये बन रहा होगा। बन रहा होगा तो प्लस सी अल्फा। सिमिलरली 1:1, जितना वो कम हो रहा होगा उतना ही ये बन रहा होगा। तो एट इक्विलिब्रियम ये बचेगा C माइनस सी अल्फा। लिया कितना था, C, उसमें से कितना खत्म हो गया, C अल्फा, तो बचेगा कितना, C माइनस सी अल्फा। ये लिया कितना था, 0, C अल्फा बन गया, तो फाइनली इट इज C अल्फा। सिमिलरली दिस इज C अल्फा। दोबारा समझ लो इसे एक बार। हमने कोई एक वीक एसिड लिया है HX, उसको पानी में डिसॉल्व किया है। पानी में डिसॉल्व करने पे उसने हमें क्या दिया है, H+ एंड X-। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी चल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक, HX लिया था, HX को पानी में डाला, वो उससे H+ और X- बन गया। एज्यूमिंग कि इनिशियली इसकी कंसेंट्रेशन C है, ये 0, ये भी 0। ठीक है, क्योंकि हम वेसल में सिर्फ रिएक्टेंट डालते हैं, प्रोडक्ट तो डालते ही नहीं है। तो इनिशियली हमने इसकी कंसेंट्रेशन कितनी यूज की, C। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्टेंट कितना कम होगा, कितना डिसोसिएट होगा, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो इनिशियल अमाउंट कितनी थी, C, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कम हो रहा है तो माइनस लगा दिया, फिर मैंने स्टोइकोमेट्री लगाई 1:1, जितना ये कम होगा ये उतना बनेगा। बनेगा तो प्लस C अल्फा, वैल्यू सेम रहेगी। अगेन 1:1, तो ये बनेगा C अल्फा। फिर मैंने इक्विलिब्रियम पे दोनों को ऐड कर दिया, एक C लिया था, C अल्फा खत्म हो गया तो बचा कितना, C माइनस सी अल्फा। ये 0 लिया था, C अल्फा बन गया, ये भी 0 लिया था, C अल्फा बन गया। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? आमना, पूर्णिमा, साक्षी, क्लियर? यस सर, क्लियर। ध्रुव, आर्यन, गौरी, क्लियर? यस सर। Yes, sir, clear. ठीक, ज्योतिका तुम्हें क्लियर है? आस्था सर पता नहीं। नहीं पता क्या हुआ? सर एक बार दिखाना दे, अमाउंट ऑफ डीकंपोजिशन इज इक्वल टू। क्या हुआ ज्योतिका, क्या नहीं समझ आया? सर वापस बता दो। यस सर। ठीक है, हमने जब रिएक्शन शुरू की तो हमने एसिड लिया C मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो क्वेश्चन में दी होगी, मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली है C। हम वेसल में प्रोडक्ट तो डालते नहीं है तो ये आएंगे 0, 0। क्लियर? यस सर। अब कितनी अमाउंट डीकंपोज होगी, अल्फा की टर्म्स में, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। इनिशियल अमाउंट कितनी थी, C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। कम हो रहा है तो माइनस लगा दिया, रिएक्टेंट कम होता जाएगा ना, टूटता जाएगा। हमने मतलब ये क्यों फाइंड किया अमाउंट चेंज, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला होगा? क्वेश्चन नहीं, ये तो एक डेरिवेशन चल रही है। क्वेश्चन अभी करेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें अल्फा की वैल्यू दी होगी कहीं ना कहीं, या निकालनी होगी, क्वेश्चन अभी करेंगे। तो ये तो मैंने वैसे निकाला कि अमाउंट चेंज कितना हुआ करेगा, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा तुम्हें दिया होगा 45% कम हो गया, इस तरीके से अल्फा की वैल्यू दी हुई हो करेगी। क्लियर या नहीं यहां तक? सर। अब 1:1, जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बनेगा। बनेगा तो प्लस, वैल्यू सेम रहेगी। अगेन 1:1, जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बनेगा। बनेगा तो प्लस। क्लियर? तो जैसे जो पहले मैं कॉन्सेप्ट किया था इसके अंदर हमने T इज इक्वल टू T डैश लिया था इंस्टेड ऑफ अमाउंट चेंज, तो मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन जो सिंबलाइज करता था। तो हमें कैसे पता कि कौन से रिएक्शन में अमाउंट चेंज फाइंड करना है, कौन से में T इज इक्वल टू T डैश? ये अमाउंट चेंज T इज इक्वल टू T डैश ही है, तुम इसको T इज इक्वल टू T डैश ही लिखोगे, रिप्रेजेंटेड बाय T इक्वल टू T डैश। ओके। ठीक है, और इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T इक्वल टू इंफिनिटी से। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा C माइनस सी अल्फा, 0 प्लस सी अल्फा, 0 प्लस सी अल्फा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड की बात चल रही है तो Ka कर दिया,
किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट कौन कौन थे? H प्लस और X माइनस, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है? सिर्फ और सिर्फ HX। सॉल्वेंट तो हम लेते ही नहीं ना। रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई डाउट फॉर्मूला में? तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। X माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी है? C अल्फा, डिवाइडेड बाय HX की कितनी है? C माइनस C अल्फा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा। तो एक C से एक C गया, तो ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी एसिड, दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मेन फॉर्मूला बना। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी एसिड इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहां पे एक छोटी सी असम्पशन ली जा सकती है। इफ एसिड इज वेरी वीक, इफ एसिड इज वीक, तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 में से अल्फा को माइनस करो ना करो बात एक ही है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तब Ka की वैल्यू किसके बराबर हो जाया करेगी? C अल्फा स्क्वायर के बराबर। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सबको डेरिवेशन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? सर नोट कर दिया। नोट तो करनी है। क्लियर है या नहीं? ध्रुव? सर सर जो हम के ए या के बी की बात कर रहे हैं, हम इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं ना? के इक्विलिब्रियम को तो नहीं बोलते? नहीं नहीं, इसी को बोलते हैं, इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ठीक है सर, ओके। ठीक है, Ka को ही हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। बेस के लिए Kb। अभी हम एसिड की बात कर रहे थे, तो हमने Ka निकाल लिया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर अगर वीक एसिड है तो 1 माइनस अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो Ka किसके बराबर आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट? समृद्धि, साक्षी, क्लियर? सर एक बार assumption दिखाना। असम्पशन? कौन सी असम्पशन? जो आपने लास्ट में नोट करो इससे लिखवाए पहले, थे अभी मेन फॉर्मूला के फटाफट बाद। नोट करें। हाँ, वीक एसिड के लिए वो अल्फा की वैल्यू इतनी कम इसलिए है ना क्योंकि वो टूटेगा नहीं आसानी से। वो टूटता ही नहीं है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान से देखो, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है? C अल्फा। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आती है? C अल्फा के बराबर आती है। तो सेकंड फॉर्मूला जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक तो Ka का फॉर्मूला याद रखना है और एक H प्लस की कंसेंट्रेशन याद रखनी है। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आया करेगी? C अल्फा। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आया करेगी? C अल्फा, where C is the initial concentration। C क्या हुआ करेगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन। और अल्फा तो हमें पता ही है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। क्लियर है सबको? एक तो बार दो ये फॉर्मूला बता याद रखना बच्चे, ये तो ऊपर सर, ये डिराइव किया, बस ऊपर से कॉपी। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। वो सिर्फ ऊपर से उठाया है जो हमने डिराइव किया है यहाँ पे, C अल्फा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? आमना क्लियर? चलो आगे करते हैं।
हेडिंग डालें पीएच। देखो पीएच के बारे में सबने पढ़ा है कि अगर पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, अगर पीएच लेस देन 7 होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। ये सबने पढ़ा हुआ है कि अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक, मोर देन 7 है तो बेसिक, इस तरीके की चीजें, ठीक है। लेकिन पीएच होता क्या है? तरुणवीर तुमसे शुरू करते हैं आज। पीएच होता क्या है? सर ये सब्सटेंस की टेंडेंसी बताता है कि वो H पॉजिटिव कितनी जल्दी लिबरेट कर सकते, कितनी जल्दी लिबरेट कर सकता है। ओके, और कोई खुशबू? सर ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बताता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है। किसी गौरी नेट से सॉल्यूशन देखा है या कहां से देखा? सर खुद बताया सर, पहली बार आंसर दिया वो भी आपको लग रहा है कि मैंने कहीं से देखा है, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। नहीं, आज तो अनन्या भी आया है। अनन्या वेलकम, पहली बार तुम वेबिनार पे क्लास लगा रहे हो। यस सर। क्या तुम लोग शिफ्ट में आ रहे हो क्या? आधे चले जाएंगे, आधे आएंगे। नो सर, मैं तो सर 10-15 मिनट हो गए सर मेरे को तो ज्वाइन करे। देखो पीएच क्या होता है? पीएच का एक फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। पीएच का एक फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। H प्लस मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? pH इज किसके बराबर है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, present in a given solution. Present in a given solution. Clear? pH किसके बराबर है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। कोई भी डाउट? क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सर क्लियर। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कहां से निकाला करोगे? अभी अभी हमने फॉर्मूला किया सी अल्फा, ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने किया Ka इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक एसिड के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर के बराबर ले लिया करेंगे। तो ये अपने पास 4-5 फॉर्मूलाज हो गए। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। पीएच हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो गया सी अल्फा, Ka हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस अल्फा भी साथ में लेंगे। नोट करें इसे। Question number 56, NCERT. The pH of milk, black coffee, tomato juice, lemon juice and egg white are given. तो किसी एक के लिए हम कर लेते हैं, मान लो हम मिल्क वाले के लिए कर लेते हैं। तो मैं मिल्क का pH दिया हुआ है कितना? 6.8। तुमसे क्या पूछ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तुमसे क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब pH किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। pH कितना दिया हुआ है तुम्हें? 6.8। दिस इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो यहां से आ जाएगा कि लॉग ऑफ H प्लस इज माइनस 6.8।
ठीक, तो h प्लस किसके बराबर आ जाएगा, लॉग दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, एंटी लॉग ऑफ -6.8। अब मैं तुम्हें एंटी लॉग लेना सिखाया था साक्षी, मैं तुम्हें एंटी लॉग लेना सिखाया था ना, लॉग एंटी लॉग। यस सर। ठीक, फिर तो कोई इशू नहीं है, तो बाकियों को मैंने सिखाया हुआ है, मुझे याद है। तो एंटी लॉग ऑफ ये बन जाएगा -7 प्लस पॉइंट। हमने कहा था जो डेसिमल वाले चीज है वो प्लस में होनी चाहिए, और अगर हम इसका आंसर देखें तो ये बनेगा 10⁻⁻7, -7 का क्या बन जाएगा 10⁻⁻7, और 0.2 का एंटी लॉग क्या था, किसी को याद है 0.2 का एंटी लॉग? सर 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 के आसपास जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर, कोई डाउट? बाकी के पार्ट्स तुम लोग आराम से कर लोगे, मैं तुम्हें लॉग एंटी लॉग की वीडियो भी ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार लॉग एंटी लॉग दोबारा से चेक कर लें, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, क्योंकि लॉग लेके कैलकुलेशंस भी बहुत इजी हो जाती हैं इस चैप्टर में, क्यूब रूट वगैरह लेना ही नहीं पड़ता। तो नोट करें एनसीईआरटी, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब तुम्हें Ka दे रखा है 1.74 इंटू 10⁻³ अब याद रखना, अगर तुम्हारा Ka कभी भी 10⁻³ से छोटा है, अगर तुम्हारा Ka कभी भी 10⁻³ से छोटा है, then our acid is very weak. Our acid is very weak. अगर कभी भी तुम्हारा जो Ka है वो 10⁻³ से कम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड है वो बहुत वीक है। अगर एसिड वीक है तो हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। ठीक, तो अब हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ था, तुमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा तो निकाल सकते हैं इन इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन दे दी, सी की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं, कितनी 0.05 मोलर। क्लियर, अब हमें पता है Ka किसके बराबर होता है, C अल्फा स्क्वायर के, क्योंकि मैंने 1 माइनस अल्फा को क्या ले लिया है 1, अपना एसिड कैसा है वीक है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया है। K की वैल्यू कितनी है 1.74 इंटू 10⁻⁻5। C की वैल्यू 0.05 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये बन जाएगा तुम्हारा 20, तो ये बन जाएगा 3.58। 20 कहाँ से आ गया सर, हाँ 20 कैसे आया? अरे अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो ये बनेगा 35.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो अल्फा स्क्वायर विल बी 3.58 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस एंड 10⁻⁻4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, लॉग लेके कर लेते हैं, लॉग लेके तो कर ही दोगे अब तो इजी मेथड ही है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 2 के से पहले 1.8 के आसपास जाएगा, 18 64 64 14 एंड 1811 4 12 3 300 मतलब 1.9 के आसपास ही जाएगा कहीं, तो 1.9 के आसपास आ रहा है, 1.9 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर, कोई डाउट?
यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? सर ये आपने 1 माइनस अल्फा और ये 1 की समझ में नहीं आई, ये कहाँ से आया? बच्चे अगर कभी भी Ka की वैल्यू बहुत कम हो, जैसे हमने कल Ksp की वैल्यू कहा था बहुत कम होती है, ऐसे ही यहाँ पे Ka की वैल्यू क्या है? बहुत कम, यस सर। -5। तो Ka की वैल्यू अगर बहुत कम है तो हमारा एसिड कैसा है? वीक। वीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक असम्पशन लिखी है कि हमारा असली में फॉर्मूला क्या आता है? Ka is equal to C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस C अल्फा माइनस लेकिन अल्फा। अगर अपना एसिड है तो उसको हम कितना ले लेते हैं? C अल्फा स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। 1 माइन इसके ऊपर सर 1 माइनस अल्फा, ये अच्छा ये आपने वीक बताया हुआ है कि एसिड वीक है बहुत ज्यादा। ये तो मैंने बताया था ना, जो मैंने पीछे असम्पशन सर बताया। जो आपने रेड में लिखा है 1 माइनस हाँ। अल्फा। तो उसके बाद तो बस हमने Ka C अल्फा स्क्वायर ले लिया, C दिया हुआ था, Ka दिया हुआ था, वहां से अल्फा निकाल दिया। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? नो सर। क्लियर है सबको? बाकियों को क्लियर? अनन्या, अंशुला, यस सर। आर्यन, ध्रुव, सर क्लियर। साक्षी, कौरिश, यस सर आ गया। ज्योतिका, खुशबू, लवन, मानवी, मिथुन, पूर्णिमा। यस सर। ठीक, कोई हैंड रेस कर रहा है? लवन, सर वही कह रहा था, आपने मेरे को म्यूट कर रखा था, मैं बीच में बोलने के लिए आया था सर। ओहो चलो कोई बात नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ था, ये तो बाई चांस मेरी विंडो ओपन थी तो टिक गया, नहीं तो ऐसे ही रह जाता। चलो देखो, अब हमने क्या किया, हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। अच्छा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करी, थोड़ा ध्यान से देखो। जो भी काउंटर आयन बचता है, उसकी कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन दोनों सेम होती है और किसके बराबर होती है? C अल्फा के। ये पॉइंट क्लियर है? जब H प्लस बाहर निकाल देते हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी C अल्फा होती है और H प्लस बाहर निकालने के बाद जो चीज बचती है उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होती है? C अल्फा। कहने का मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? एसिटिक एसिड लिया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में से जब मैं H प्लस बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? एसीटेट आयन। क्या बचेगा? एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? C अल्फा। और H प्लस की कंसंट्रेशन भी कितनी होती है? C अल्फा। ये क्लियर? कोई डाउट किसी को? अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, C क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.05, तो वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ जाएगा। C क्वेश्चन में दिया हुआ था, अल्फा हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, तो ये आएगा तुम्हारे पास 95 इंटू 10⁻⁵। क्लियर? कोई डाउट? या हम कह सकते हैं 9.5 इंटू, बोलो। अगर हमें स्क्वायर रूट की सॉल्विंग लॉग के साथ करनी होती तो वो कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट की सॉल्विंग लॉग के साथ देखो, हमारे पास था अल्फा स्क्वायर इज 3.58 इंटू 10⁻⁴। हमारे पास था अल्फा स्क्वायर दिस इज 3.5। 2 मिनट बच्चे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 3.58 इंटू 10⁻⁴। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.58 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब हाफ। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x आती है, ठीक है, तो फिर हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, तो पावर को नीचे आ जाती एंड हाफ नीचे आ गया लॉग ऑफ 3.58 इंटू 10⁻⁴। दिस इज लॉग x।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें हाफ, ये बन जाएगा log 3.58 हो जाएगा log 3.58 log 3 कितना होता था 0.47 एंड log 4 होता था 0.6, तो log 3.58 हो गया log 3.6, इसका हाफ हो जाएगा 0.55 के आसपास जाएगा, ये 0.54 या 0.54 ले सकते हैं या 55 ले लो, कोई इशू नहीं है। -4 दिस इज log x, तो ये बन जाता 3.45 by 2, this is log x which is equal to 1.721 सर माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा बिल्कुल ठीक। तो फिर यहां से एंटी लॉग लेना पड़ता, तो x की वैल्यू आती एंटी लॉग ऑफ -1.725, तो -1.725 को हम लिख देते हैं -2 + 0.725 ठीक, -2 प्लस कितना आता है ये 0.9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 0.27 ठीक, तो ये बनता है 10⁻², और 0.275 हो जाता है 0.3 के आसपास ही जा रहा है, ये तो बहुत log 2 1.9 के आसपास ही जाता है कहीं ना कहीं। क्लियर, कोई डाउट ज्योतिका? दोनों मेथड एकदम सही है, जैसे मर्जी कर लो। अगर तुम्हें लॉग में एक्सपर्टाइज सा हो गया एक बार कि लॉग निकालना आता है, तो ये मेथड भी बहुत अच्छा है कैलकुलेशंस के लिए, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाती है इससे, कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन लॉग लेके इजीली हो जाती है। एक बार ऊपर करना। अच्छा, यहाँ पे थे हम लोग। वैसे हमारा एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक में नहीं है हम। ठीक है ठीक, (9.5 × 10⁻⁴ H+ की कंसेंट्रेशन भी आ गई। अब पीएच भी क्वेश्चन में तुमसे पूछा था, तो पीएच किसके बराबर आ जाएगा -log ऑफ H+, और H+ तो अभी अभी हमने निकाला ही है, तो -log ऑफ 9.5 × 10⁻⁴। अरे कैलकुलेशन में तुम लोग एक्सपर्ट हो सब। -log 9.5 कितना होगा, log 9 कितना होता है, log 3 था 0.47, तो 0.94 होता है log 9 एंड log 10 हो जाता है 1, तो अप्रॉक्सीमेट नहीं, स्क्रीन पॉज नहीं है बच्चे, हमारे नेटवर्क में इशू है। 0.97 के आसपास, 975 के आसपास इंटू -10⁻⁴ हो जाएगा -4, तो आंसर आएगा 3.1 के आसपास। क्लियर या नहीं? पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.1 अप्रॉक्स। कोई भी डाउट? नो सर। नोट करें इसे। क्वेश्चन सबको क्लियर है? देखो दोबारा से समझ लो एक बार फटाफट। तुम्हें आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ था Ka, कंसंट्रेशन दे रखी थी, तुमसे क्या पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, मोतीराम में भी 100% है इस टाइप का एक क्वेश्चन, बहुत मतलब तकरीबन मैं श्योर हूं कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी किस्मत के ऊपर भी है कुछ ना कुछ। Ka की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, अल्फा तुमसे पूछा था, तो पहले मैंने Ka(C⁴) लगाया और वहां पे अल्फा की वैल्यू निकाल के आना, नहीं तो नंबर पूरे कभी नहीं मिलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आई, फिर अब उसने तुमसे एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन पूछ ली, लेकिन घबराना नहीं है, एसीटेट आयन और H+ आयन की कंसंट्रेशन दोनों की ही कंसंट्रेशन किसके बराबर है,
सी अल्फा के, तो सी अल्फा से हमने वैल्यूज निकाल ली, फिर हमने वहां से पीएच निकाल। कोई भी डाउट किसी को भी? क्लियर है सबको? सर ये आपने कराया 5 मिनट, ये रिवाइज कर लें। रिवाइज करना है? तो टाइम ही नहीं मिल रहा फिर रिवाइज करने का, पूरा चाहते रहे कि सिर्फ क्लासेस में होता है, बाकी टाइम ही नहीं है उसको रिवाइज करने का। टेंशन मत लो, तुम कल से आराम से रिवाइज करना, कल कोई क्लास नहीं रखेंगे शाम को, ठीक है? तो परसों मैच की प्रैक्टिस भी तो होती है, कल भी है, कल भी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, सुबह तो है ही, शाम को भी होगी। अभी तक हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड के लिए Ka हम यूज करेंगे, और Ka किसके बराबर होगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर। और अगर वीक एसिड हुआ, अगर एसिड कैसा हुआ? वीक हुआ, तो Ka बहुत कम होगा, Ka बहुत कम होगा, तो Ka की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर एज्यूम कर लिया करेंगे। फिर हमें पता है एसिड से हमें क्या मिलता है? H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हुआ करेगी? सी अल्फा। इवन जो काउंटर आयन हुआ करेगा उसकी कंसंट्रेशन भी सी अल्फा ही हुआ करेगी, जो काउंटर आयन हुआ करेगा उसकी कंसंट्रेशन भी सी अल्फा ही हुआ करेगी। फिर यहां से हम पीएच निकाल सकते हैं। पीएच किसके बराबर हुआ करेगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस के बराबर। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर अब हम एसिड की जगह एक बेस ले लेते हैं, ये अभी अभी करवा रहा हूं। अगर एसिड की जगह कभी कोई बेस आए तो चीजें सेम है, बस Ka की जगह क्या आ जाया करेगा? Kb। Ka की जगह क्या आ जाया करेगा? Kb। तो वो हुआ करेगा सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। अगेन अगर वो बेस वीक हुआ, अगर वो बेस कैसा हुआ? वीक, तो Kb की वैल्यू किसके बराबर हो जाया करेगी? सी अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाया करेगी। अब बेस से हमें क्या मिलता है? H प्लस मिलता है या OH माइनस मिलता है? बेस से हमें मिलता है OH। तो अगर H प्लस सी अल्फा था, तो अब OH माइनस किसके बराबर हो जाया करेगा? सी अल्फा के, ठीक है? H प्लस की जगह क्या आ जाया करेगा? OH। सिमिलरली पीएच की जगह क्या आ जाएगा? POH। पीएच की जगह क्या आ जाएगा? POH। और वो किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसेंट्रेशन। दोबारा से समझें, दोनों को कंपेयर करो। देखो बस, एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं? Ka किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर वीक एसिड है तो Ka किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर। बेस के लिए Ka की जगह क्या आ जाएगा? Kb किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक एसिड की जगह अगर वीक बेस है तो सेम सी अल्फा स्क्वायर हो जाया करेगा। एसिड से हमें H प्लस मिलता है कितना? सी अल्फा। बेस से हमें OH माइनस मिलेगा कितना? सी अल्फा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर गलती से लगा दिया है। बेस से हमें क्या मिलेगा? OH माइनस। एसिड से H प्लस, बेस से OH माइनस, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, सी अल्फा। अगर H प्लस मिल रहा था तो हमने पीएच निकाला कितना? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बेस में OH माइनस मिल रहा है तो हम क्या निकाल रहे हैं? POH कितना? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला जुड़ जाएगा कि कभी भी तुम्हें POH को pH में कन्वर्ट करना है तो pH प्लस POH दिस इज 14। pH प्लस POH दिस इज 14। क्लियर या नहीं? नोट करें इन फॉर्मूलाज को, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। नोट करें फॉर्मूलाज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट हैज बीन फाउंड दैट द pH ऑफ 0.01 मोलर ऑर्गेनिक एसिड, एसिड दिया है और एसिड के लिए हमें pH दे दिया है 4.15
और कंसंट्रेशन भी दी है कितनी 0.01 मोलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स अनायन, और हमें पता है किसी भी अनायन की कंसंट्रेशन, अनायन मतलब काउंटर आयन, किसके बराबर होती है, सी अल्फा के। तो बेसिकली अगर मेरे पास अल्फा आ जाए तो कंसंट्रेशन भी आ जाए। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड्स एंड के। चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमें ये भी पता है अनायन की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन दोनों ही सी अल्फा के बराबर होती है। तो अगर H+ की कंसंट्रेशन भी आ जाए तब भी अपना काम चल जाए, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन और अनायन की कंसंट्रेशन दोनों ही किसके बराबर हैं, सी अल्फा। जब हमने HX लिया था, HX डिसोसिएट कर रहा था H+ और X-, हमने कहा था H+ भी सी अल्फा है और X- भी क्या है, सी अल्फा। तो वैल्यूज तो एकदम सेम आएंगी। और मैं कहां से निकाल सकता हूं, पीएच से। तो पीएच कितना है 4.15। तो पीएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। तो माइनस लॉग ऑफ H+ इज 4.15। तो यहां से H+ कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4.15। तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ -5 + 0.85। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5 तो हो जाएगा 10⁻⁵ 0.85 0.85 आएगा, log 7.84 होता है, तो 7.1 के आसपास। H+ की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गई, सी अल्फा। जो H+ की कंसंट्रेशन आई वही किसकी कंसंट्रेशन बनेगी, अब अनायन की भी कंसंट्रेशन बनेगी। तो अनायन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 7.1 × 10⁻⁻⁵। तो हमने अनायन की कंसंट्रेशन तो निकाल ली, और हमसे क्या पूछ रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka। Ka किसके बराबर होता है, सी अल्फा स्क्वायर। Ka किसके बराबर होता है, सी अल्फा स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा, हमारे पास सी अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7.1 × 10⁻⁵, क्योंकि H+ किसके बराबर होता है, सी अल्फा के। ठीक है, और सी अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7.1 × 10⁻⁵। और सी की वैल्यू तो दे रखी है 0.01। सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.01 इंटू अल्फा, दिस इज 7.1 × 10⁻⁵। तो ऑन सॉल्विंग यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 7.1 × 10⁻³ तो यहां से हम Ka निकाल सकते हैं। C की वैल्यू हमारे पास थी 0.01, और अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 7.1 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 49 × 10⁻⁸ Ka अप्रोक्स करके। अब हमसे और क्या पूछा है, Pka। और क्या पूछा है, Pka। देखो जैसे pH होता है -log of H+, और POH किसके बराबर होता है, -log of OH-। सिमिलरली Pka किसके बराबर होता है, -log of K। Pka किसके बराबर होता है, -log of Ka। तो Pka किसके बराबर हो जाएगा, -log of Ka। Ka की वैल्यू 49 × 10⁻⁸। तो बस इसे सॉल्व भी करना है। log 5 होता है 0.69। log 5 की वैल्यू कितनी थी, 0.69 ही थी। एंड तो ये आ जाएगा 1.69 - 8। तो ऑन सॉल्विंग यहां से pH आ जाएगा तुम्हारा 6.3। क्लियर या नहीं, कोई डाउट, दोबारा से समझ लें। वाला समझ नहीं आया। दोबारा से समझाता हूँ।
It has been found that the pH of 0.01 molar solution of an organic acid is 4.15. तुम्हें pH दिया हुआ था, कंसेंट्रेशन भी दी हुई थी 0.01. ठीक, तुमसे क्या पूछा था? आयन की अनायन की कंसेंट्रेशन. अब मेरे दिमाग में आया कि अनायन की कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अल्फा निकालने के लिए कहीं पे भी कोई डाटा नहीं था. फिर मुझे ध्यान में आया कि pH तो दिया हुआ है 4.15 और अनायन और H+ दोनों की ही कंसेंट्रेशन सेम होती है C अल्फा. तो pH से मैंने H+ निकाल लिया. H+ की वैल्यू कितनी आई? 7.1 into 10⁻⁵. वही किसकी बराबर होगी? अनायन की कंसेंट्रेशन के बराबर भी होगी. अब H+ किसके बराबर होता है? C अल्फा के. C की वैल्यू दे रखी थी तो मैंने सबसे पहले वहां से अल्फा निकाल लिया. सबसे पहले मैंने वहां से क्या निकाल लिया? अल्फा. फिर मैंने Ka निकाल लिया. Ka किसके बराबर होता है? C अल्फा स्क्वायर के. C की वैल्यू हमारे पास थी, अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, वैल्यूज पुट की, Ka आ गया. अब जैसे pH माइनस लॉग ऑफ H+ होता है, POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है, pKa किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka. सिमिलरली अगर तुमसे कभी कोई pK भी पूछेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ Kb के बराबर हो जाएगा. तो Ka की वैल्यू तो आई चुकी थी, बस वैल्यू पुट की, लॉग लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया. क्लियर या नहीं? कोई डाउट्स? क्लियर है? सर एक मिनट लिख ले. लिख तो लेना. अंशुला क्या हो गया? अनन्या करें नोट. क्लियर है सबको? ज्योतिका क्लियर? साक्षी? तो बस इतना ही करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी. तुम रेस्ट करो आराम से, कोई इशू नहीं, सो जाओ. अद्वित्य क्लियर है? कोई डाउट? ठीक. सर क्लियर है. ठीक ठीक. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना. यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीएच निकालना. तुम मेंस के क्वेश्चन उठा के देख लो, तुम अपना पेपर उठा के देख लेना सैटरडे को, एक क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें पीएच पूछा होगा 100%. अब वो क्वेश्चन पे पीएच कहाँ से आएगा ये समझना मुश्किल है, क्योंकि पीएच यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स में होता है. मेरे हिसाब से यहीं से आना चाहिए, बाकी देखते हैं. कर लिया नोट सबने? नहीं सर. तो नीचे स्क्रॉल कर दो. आज के लिए ट्राई करो इसे. फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. 0.3 gram of calcium hydroxide dissolved in water to give 500 ml of solution. करें ट्राई. देखो यहाँ पे हमें कोई Ka Kb नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे Ka Kb वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे. जब Ka Kb दिया नहीं है, पूछा नहीं है, तो हम कोई भी Ka Kb वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे. हम अपने नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नॉर्मल तरीका कैसे? हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लेते हैं, किसी तरीके से मोलैरिटी निकाल लेते हैं. हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी. अब मोलैरिटी होती क्या है? मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000.
अच्छा, मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 40 प्लस 16 30 17 34। तो ये आ जाएगा पॉइंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास कितनी है? 500 into 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0.3 डिवाइडेड बाय 74 into 2। तो ये बनेगा 0.6 बाय 74। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.6 डिवाइडेड बाय 74 0.0081। तो यहां हम इसको कह सकते हैं 8.1 into 10⁻⁻3। तो ये आ गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम सीधा OH माइनस पे चले जाते हैं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH माइनस मिलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितने OH माइनस मिलेंगे? 2 OH माइनस मिलेंगे। 2 ही हैं इसके अंदर OH माइनस, तो 2 OH माइनस मिल जाएंगे। तो मतलब अगर इसकी मोलैरिटी 1 है तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2। और इसकी मोलैरिटी तो अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी? 8.1 into 10⁻³ तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 16.2 into 10⁻³ हमने क्या किया? किसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी निकाल ली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी क्यों निकाली? क्योंकि मुझे पता है मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकाल सकता हूँ? OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं? 2। तो अगर इसकी मोलैरिटी 1 है तो इसकी मोलैरिटी 2 हो जाती है। तो अगर इसकी मोलैरिटी 8.1 into 10⁻³ है तो इसकी हो जाएगी 16.2 into 10⁻³ तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आ चुकी है 16.2 into 10⁻³ जिसको हम 1.6 into 10⁻² भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर OH आ चुका है तो हम क्या निकाल लेते हैं यहां से? POH। POH किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन 1.6 into 10⁻²। तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग 1.6, लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है 0.3010, तो 0.15 तो 0.17 कह सकते हैं, -2। ये POH आया, अभी pH नहीं आया। ये क्या आया? POH। अच्छा, अब हमें तो pH निकालना था, तो हमें पता है pH प्लस POH दिस इज 14। हमें pH निकालना था, POH हमने निकाल लिया 1.83 दिस इज 14। तो यहां से pH आ जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा? 12.17। दोबारा से समझें, अब यहाँ पे कोई Ka कोई Kb कुछ भी मेंशन नहीं है, ना तो Ka मेंशन है ना ही कोई Kb मेंशन है। तो हमें भी C अल्फा वाले फॉर्मूला से चलना नहीं है, क्योंकि ना तो अल्फा मेंशन है ना ही अल्फा पूछा है। तो हम अपने नॉर्मल मोल कंसेप्ट से चलते हैं। हमें यह पता है कि अगर मैं किसी तरीके से OH तक पहुंच गया तो मेरे पास POH आ जाएगा। OH तक पहुंचने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी चाहिए होगी, और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। तो मोल्स कैसे निकाले मैंने? गिवन मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दी हुई थी इनटू 1000, तो वहां से पहले इसकी मोलैरिटी निकाल दी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, तो जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे OH उसके डबल हो जाएंगे। तो मैंने OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल दी यहां से। OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालते ही मैंने सोचा कि POH निकाल लेता हूँ। POH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। एक बार OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाती है तो POH निकाल लिया, तो मैंने लॉग लेके POH निकाल लिया। और मुझे तो pH पूछा था, तो pH प्लस POH दिस इज 14। POH की वैल्यू आई चुकी थी, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया।
कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? ज्योतिका, गौरी, साक्षी, गौरीश, खुशबू? थोड़ा डिफिकल्ट है सर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकियों को कल थोड़ा सा मुश्किल लगा। थोड़ा सा मुश्किल लगा। ज्योतिका, सर मुझे साक्षी? तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स में सबसे ज्यादा मुश्किल यही लग रहा है। मतलब या तो रिविजन नहीं है इसलिए या इन जनरल। मैंने तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये चैप्टर पूरी +1+2 का सबसे मुश्किल चैप्टर होने वाला है। देखो इस चैप्टर में अगर तुम्हें अपनी पकड़ बनानी है, एक ही तरीका है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझो। इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है? पूरे चैप्टर के अगर हम फॉर्मूलाज देखें तो तकरीबन 40-50 फॉर्मूलाज बन जाएंगे चैप्टर एंडिंग में। मतलब अब मेंस वगैरह सब मिला मिलो के एंडिंग तक 40-50 फॉर्मूलाज आ जाते हैं इस चैप्टर में, आराम से आ जाते हैं, 40 से ऊपर हो जाएंगे फॉर्मूला। अभी तो मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तब इतनी कंफ्यूजन है। ये सोचो कि जब मिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तब कितनी बड़ी दिक्कत आती है इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर को पूरी +1+2 का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है। पूरी +1+2 का मुश्किल चैप्टर। थोड़ा सा तो इसमें एफर्ट लगेगा ही, मैं समझता हूँ ये चीजें मुश्किल हो रही हैं, जबकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल कर रहे हैं। इसकी एनसीईआरटी भी इतनी आसान नहीं है। जिस बच्चे ने इसकी एनसीईआरटी कर ली उसका मेंस के हिसाब से चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी में टोटल 72 क्वेश्चन हैं इसके, 72-73। तो हिम्मत ना हारें इस चैप्टर को देख के। वो कहते हैं ना कि अभी तुम एक मुश्किल राह पे चल रहे हो, लेकिन इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। इसके बाद कोई मुश्किल चैप्टर बचेगा नहीं, ऑर्गेनिक को छोड़ के। ठीक सर वैसे आपने सबसे मुश्किल ऑर्गेनिक कहा था, अब आप इक्विलिब्रियम पे आ गए सर। नहीं। सर जीओसी सबसे ज्यादा इजी थी। सर मेरे को सच में रोना आ रहा है इसको देख के। कोई बात नहीं, पहली बार भी चीज कोई बात नहीं। जा रही है। चलो दोबारा समझ लो। तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाटा दिया हुआ था, तो मैंने वहां से मोलैरिटी निकाल ली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने थे? 0.3 बाय मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। एंड अभी तो ये तीसरा लेक्चर है तुम सबका, मतलब इस चैप्टर का। अभी तीसरे लेक्चर में अगर हार मानोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत आगे जाना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक, अगर तुम्हारी तरफ से इस चैप्टर में प्रैक्टिस की कमी हुई तो ये चैप्टर इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम लोग हो सकता है कि केमिस्ट्री से डरने लग जाओ। सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर किसी को भी डरा देता है। मैंने अपने टाइम पे भी ये चैप्टर मुझे मुश्किल लगा था। आज की डेट में थोड़ा आसान इसलिए लगता है क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, तो अब चीजों को आइडिया लग गया है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगता है। थोड़ा समझ के करने की कोशिश करो, मतलब रट्टा मत मारो इस चैप्टर में। थोड़ा समझो कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, क्या कह रहा है। वो समझोगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगी चीजें। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बेस था, अब मेरे पास केबी तो है नहीं ना बेस के लिए, तो मैं केबी वाला कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि केबी का नहीं कर सकते तो अपना नॉर्मली चलते हैं। पीओएच तो पता है हमें कम से कम कि पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। ओएच माइनस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। तो मैंने मोलैरिटी से शुरुआत की कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी निकाल लेते। फिर मैं वहां से OH की मोलैरिटी पे शिफ्ट हो गया, फिर वहां से मैंने पीओएच निकाल दिया, पीओएच से मैंने पीएच निकाल दिया। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? देखो इसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हें ये एनसीईआरटी का एक ही पार्ट कराया, अभी 49 का बी पार्ट कराया है। बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी भी बहुत टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर में। मैंने सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है
कि सैटरडे को आएंगे, सिर्फ वही कराए हैं, अभी आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है सच में, अभी बहुत टॉपिक्स पड़े हैं इस चैप्टर में करने वाले, तो वो आराम आराम से करेंगे, ऐसे नहीं होगा ये चैप्टर। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड बाकी कल की क्लास का तुम लोग डिसाइड करो, मेरे हिसाब से तो लगा लेनी चाहिए, लेकिन इसको पढ़ो फिर पहले, बाकी तुम लोग देखो। कल की क्लास होगी, 10 बजे ज्वाइन कर लेना, चाहे 11 बजे चले जाना, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, लेकिन क्लास तो लगाएंगे। ठीक, साक्षी तुम्हारी क्लास कल 9 बजे ही होगी, तुमने 9 बजे ज्वाइन करना है, उस हिसाब से करेंगे आगे। ठीक, गुड नाइट सर। गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में।